क्लास में हम लोगों ने प्रोटिस्टा कंप्लीट किया है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम लोग 5 किंगडम्स देखना स्टार्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, टोटल 5 किंगडम्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 किंगडम्स है आपके पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, जिसमें से मैंने आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। फंजाई को पहले जब कैरोलस लिनियस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो इन्होंने इसको उठा के प्लेंटी में प्लेस कर दिया था। इसका रीज़न ये है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होता है और फंजाई के पास भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो इन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, इस फंजाई को भी उठा के हम लोग प्लेस कर देते हैं, कहाँ पे, प्लांटिंग में। इसके पास भी वॉल है, उसके पास भी वॉल है, तो हम प्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर क्या हुआ, जब नेचर देखा गया, सेल वॉल का नेचर देखा गया, तो पता चला प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। और फंजाई का जो है, किसका है, फंजाई का है। फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट का या रिसर्चर का 2 ग्रुप डिवाइड हुआ। एक ग्रुप ने ऐसा बोला कि फंजाई को लेके हम दूसरा किंगडम अलग करते हैं, मतलब नेक्स्ट किंगडम अलग करते हैं। कुछ ने ऐसा बोला, एक काम करो, अगर तुमको इसके सेल वॉल के नेचर से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि फंजाई को प्लेंटी के नीचे लिख दें एक्सेप्शन। बात समझ आ रही है। हमने प्लेंटी की पढ़ाई करते करते बस करना इतना है कि हमें नीचे लिख देना है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन लिख के उसमें हमें मेंशन कर देना है कि ये क्या है, कि ये एक एक्सेप्शन होगा जो कि प्लांटी को बिलोंग करता है, बट इसका नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। क्या है, क्वेश्चन ये अराइज हुआ, एक्सेप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 10 तक या उससे भी ज़्यादा काउंट जो किया जा सके उतना हो सकता है। क्या एक्सेप्शंस मिलियंस के नंबर में हो सकते हैं? एक्सेप्शंस जो है मिलियंस के नंबर में तो नहीं हो सकते। एक्सेप्शंस जब भी होंगे तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके बारे में हम अलग से, जैसे आप पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम पढ़ना पड़ता है, आप लोग को पढ़ना पड़ता है ना। आप बोलते हैं भाई निपेंथस है, ड्रोसेरा है, ब्लडरवॉर्ट है, ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है। क्या है ये, तब हम उसको एक्सेप्शन में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि फंजाई जो है मिलियंस के नंबर में है। तो एक्सेप्शन 1-2 हो सकता है, बहुत हार्डली जितना काउंट किया जा सके उतना हो सकता है, बट इतना नहीं हो सकता कि नंबर उसका मिलियंस में और हम ज़बरदस्ती उठा के उसको एक्सेप्शन में डाले जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अगर नंबर की बात आएगी, प्लांटिंग के ऊपर यही डोमिनेट कर जाएगा। याद आया, मैंने आपको 2 कैटेगरी के लिए, जब आप मोनेरा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मोनेरा की पढ़ाई करते वक्त आपने 2 चीज़ें पढ़ी, आर की
बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको सिखाया था कि जो ये यू बैक्टीरिया है ये कॉस्मोपॉलिटन, याद आया? यस और नो? कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है ये? कॉस्मोपॉलिटन। क्या है ये? कॉस्मोपॉलिटन है। ठीक है, दूसरी बात, अभी जो फंजाई पढ़ने जा रहे हैं, फंजाई में भी मैं आपको बताऊंगी ये भी कॉस्मोपॉलिटन है। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब मैंने आपको क्या क्या सिखाया? द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड एवरीवेयर। थोड़ा सा आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और मॉइस्चर दीजिए, मज़े से सर्वाइव करेगा वो, बहुत ईजिली अपने आप को ग्रो कराने का काम करेगा। कौन? फंजाई। ठीक है, तो इतने एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे फंजाई के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको अभी तक समझा रही हूँ। ठीक है, जब हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं, तो हैबिटेट वाइज क्या है ये? दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स which are found everywhere। ठीक है, अब इसके हैबिटेट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने किताबों में देखा होगा इस तरीके से लिखा रहता है। moist soil, decaying matter, moist wooden logs, moist wooden logs। आपकी मर्जी, लिखते रहिए, आपकी मर्जी है, आपको 100 लिखना है, 200 लिखना है, 500 लिखना है, जितना लिखना लिखिए। हैबिटेट जो बनाना बनाइए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये है और ट्रिक ये है इसके लिखने का कि आपको करना क्या है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इसका जो हैबिटेट होगा उसमें 2 बातें ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात, उसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर दीजिए। क्या दीजिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर दीजिए। और उसको आप ऑप्टिमम मॉइस्चर दीजिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम दोनों चीज़ें आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए, वो इजीली क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा खुद को। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी माइनस कर दें हम लोग, तो अगर हम एक भी इसमें से माइनस कर दें तो क्या होगा? बताइए। ठंड के सीजन में आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों को स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी क्या प्रॉब्लम होती है? स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाता है।
कोई भी प्रॉब्लम हो, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, कोई भी एक्सरसाइज है, जो टेलीविज़न पे आप ऐड देखते हैं, कोई सी भी बीमारी हो, कहते हैं अरे हमारा तो ठीक हो गया, डॉक्टर के पास गए भी नहीं, ठीक हो गया। रीज़न क्या है? आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर पूरे साल 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यस और नो? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है क्या है वो? फुल ईयर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, फिर आप भागते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं कुछ गड़बड़ है। फिर आप क्या करते हैं? वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, आपको भागना पड़ता है डॉक्टर के पास अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराने के लिए। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है, मॉइस्चर गायब है। क्या है? ठंड के सीजन में जब कोई फंजाई आपकी बॉडी पे पैरासिटिक फॉर्म में, कैसे फंजाई में आप बोलेंगे हमने तो सैप्रोफाइटिक पढ़ा है, तो फंजाई के हैबिटेट में हेट्रोट्रॉफिक है, तो दोनों चीज़ें हैं। ये सैप्रोफाइटिक फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकता है और पैरासिटिक फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब है डेड एंड डिकेइंग मैटर, पैरासिटिक का मतलब है पैरासिटिक का मतलब है मतलब जो बोल दिया हाँ भाई कौवा उड़, मैना उड़, तो फिर गाय भी उड़, वही हाल हो गया यहाँ पे। मैं दूसरा बोल रही हूँ यहाँ पे पैरासिटिक, फिर वही उधर से राग अलाप रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। सोच तो लीजिए, पूछ क्या रही हूँ मैं। पहले केस में मैंने बोला सैप्रोफाइटिक, तो दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। दूसरे केस में मैं पैरासिटिक बोल रही हूँ, उसमें भी वही बोल रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट रहता है होस्ट। मतलब पैरासिटिक फॉर्म में फंजाई जिस पे सर्वाइव कर रहा है वो ऊपर नहीं गया, जिंदा है, समझे? हाँ, वो होस्ट बॉडी है। क्या है वो? होस्ट बॉडी है। चाहे उसके ऊपर सर्वाइव करे, चाहे जैसे आपने सुना है कोरोना के तुरंत ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, ग्रीन फंगस हो गया, क्रीम फंगस हो गया, सुना है आपने? गया तो वही चला गया, इतना ज़्यादा वो हार्म करना स्टार्ट किया कि उसकी वजह से सर्जरी करानी पड़ रही है। फंजाई तो अगर आप ऑप्टिमम सारे कंडीशंस दे रहे हैं तो ये मस्ती से ग्रो करता है, फिर इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, है ना? तो पैरासिटिक का मतलब है कि लाइव जो ऑर्गेनिज्म या बॉडी है उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करके ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे उस फंजाई की बात कर रहे हैं जो आपकी बॉडी पे ग्रो करता है। इचिंग, रैशेस की प्रॉब्लम सबको होती है। अब चाहे तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल है चाहे फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ तो उसको पकड़ते कैसे हैं कि गर्मियों में बिल्कुल पीरियोडिकली वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, और जैसे ही ठंड का सीज़न आएगा वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप बोलेंगे अरे वाह, हमें तो किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली सही हो गए, ठीक हो गए। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, आप ठीक नहीं होते, वो फंजाई वहीं पे बैठा होता है, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसे होता है वो? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उस टाइम बेचारा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसको एक्टिव करने के लिए आपने ऑप्टिमम मॉइस्चर दिया ही नहीं। अभी आप थोड़ा सा 2 कदम चलिए, फैन बंद हो जाए, बैठे हैं कमरे में, तो स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मॉइस्चर तो दे दिया आपने, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो है ही आपके पास। हाइजीन का अगर आपने क्योर नहीं करा, अभी आप मास्क लगाते हैं, मास्क लगाते हैं ना, फेस मास्क, है ना? कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज मास्क धो के पहनते हैं? कोई नहीं होगा वैसे। एक कह रहा कभी लगाया ही नहीं है, न लगाने की झंझट न धोने की झंझट। अब होता ये है कि आपने क्या किया, मास्क लगाया। अब ऑब्वियस है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी स्प्लिट होके निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी स्प्लिट होता है। बाहर जाना है, आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है, पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी। बोल ही रहा जरूरी काम है, तो बैग में कोई डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, लाखों रुपए निकाल लेगा, लेके जाना होगा। तो यहाँ पे जो फंजाई है, क्या है? फंजाई है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 माइनस कर दे रहे हैं। 2 में से 1 क्या कर रहे हैं? माइनस कर। तो वो नहीं सर्वाइव करेगा, उसकी दाल नहीं गलेगी वहाँ पे। अब एक दूसरा केस,
अभी तक तो मैंने आपको ये सिखाया कि टेम्परेचर आप उसको बिल्कुल मेंटेन करके दे रहे हैं। पूरे साल आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बोलता है कि मैं तुमको पूरे साल 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जिस जिसकी आवाज़ आ रही है क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। मुझे याद रहता है कौन बोल रहा है, नाम नहीं याद, लेकिन बाई फेस पहचानती हूँ कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। नाम से मतलब भी नहीं है, जिस दिन टॉप कीजिएगा नाम पता चल जाएगा। चाहे तो नीचे से टॉप कीजिए तब भी पता चलेगा, ऊपर से कीजिए तब भी पता चलेगा, है ना। तो नाम की मुझे टेंशन नहीं है, नाम आपको ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे बताना है। बाकी आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि मैं आपसे नाम पूछती फिर सेलिब्रिटी का तो नाम ही नहीं पूछना पड़ता नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बातें मत कीजिए मेरे पीरियड में। अब एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस ये है, आप इसको मॉइस्चर दीजिए भर भर के, टेम्परेचर गायब कर दीजिए, टेम्परेचर गायब कर दीजिए। जैसे रेफ्रिजरेटर में आप सब्जियां रख रहे हैं, फल रख रहे हैं, फ्रूट्स रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, ब्रेड रख रहे हैं, बेस्ट बिफोर के बाद भी खाए जा रहे हैं। कहते हैं ख़राब नहीं हुआ, चलो ठीक है तो खा रहे हैं। बाहर रखते तो खराब हो जाता ना, बट आप उसको फ्रिज में रख रहे हैं तो बड़ी श्योरिटी से खा रहे हैं। 3 दिन का बेस्ट बिफोर 1 महीने खा रहे हैं, है ना। तो आप वहाँ पे ये बोलते हैं, कहते हैं कि अंदर मॉइस्चर है लेकिन हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया। यस और नो? यस। तो सोचने का नज़रिया चेंज हुआ ना, फंजाई के हैबिटेट के लिए। लिखते रहिए बैठे बैठे। अब किताब में मैंने बोला, एक बच्चा बोलेगा मैडम आपने ने मॉइस्ट सॉइल नहीं लिखा, तो लिखिए, क्या दिक्कत है। आपकी मर्जी है कि मॉइस्ट शूज़ लिखना, लिखिए। करेगा सर्वाइव उसके अंदर? करेगा नहीं करेगा? जूते हो खराब मतलब आप बारिश से भीग गया है, आप उसको एकदम पैक करके रख दीजिए ले जाके, फिर आप उसको ओपन कीजिए, पता चलेगा उसमें फंगस लग गया। आटा गूंदा हुआ छोड़ देते हैं, वाइट उसके ऊपर क्या होता है, फफूंद जो होता है, फंगस लग जाता है। फंगस तभी ग्रो कर सकता है जब आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ ऑप्टिमम मॉइस्चर दीजिएगा। दोनों में से एक माइनस कर दीजिएगा, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी ओवर। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। बोलेगा कि मुझे दोनों ही, अब एक के बिना भी इसका काम नहीं चल सकता। अगर आप दोनों में से एक भी मिसिंग करेंगे, माइनस करेंगे, इसका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब आप इसको दोनों कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक ट्रिक है आपको बताने का कि इसको दिमाग में रखते हुए आप कितने भी हैबिटेट्स अपने मन से लिख सकते हैं। साइंस लिया है तो कब तक रटिएगा, कहाँ तक जाइएगा रट के। बात समझ आ रही है? छोटी क्लास में छोटे बच्चे तो है नहीं, सोचा अच्छा चलो ये यहाँ से यहाँ तक बैठ के रख लेते हैं, फिर फंसिएगा क्वेश्चन आंसर में जब आपसे पूछा जाएगा। तो इसके हैबिटेट के बारे में मैंने आपको ये बातें बताई। दूसरी चीज़, ये नोट हो गया होगा, आपसे आगे बढ़ूँ मैं? यस मैम। कुछ तो है नहीं स्पेशल, आगे देखिए। अब फंजाई के साथ क्या है, सबसे बड़ी और अगली खासियत इसकी ये है, फंजाई को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है इसका, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी। न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या है ये, और दो बातें हैं यहाँ पे। चाहे तो आप बोलिए कि ये क्या है, पैरासिटिक है, या ये पैरासिटिक है, चाहे आप इसको बोलिए क्या है, ये सैप्रोफाइटिक है। क्या है ये? सैप्रोफाइटिक है, ठीक है। पैरासिटिक है या सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक भी बोल सकते हैं और सैप्रोफाइटिक भी, मतलब दोनों एक ही नहीं है। मैं आपको सिखा रही हूँ कि दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अप्लाई करने का काम करता है। पैरासिटिज्म में क्या है कि अगर फंजाई है यहाँ पे, ठीक है, पैरासिटिज्म वैसे फंजाई शो करते हैं सच एज, एग्जाम्पल के तौर पे इन ह्यूमंस स्किन डिजीज causing फंजाई। अब आपको
आपको यहाँ पे एक नाम सुनने को मिलेगा आगे जाके, नीचे में लिख रही हूँ एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। जैसे कौन है एपिडर्मोफाइटन, कौन है एपिडर्मोफाइटन। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने तो एक ही लिखा है। इतना क्यों खिचड़ी बनाऊँ आपके दिमाग में, पहले जितना समझना है समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पैरासिटिक फॉर्म में सर्वाइव कर रहा है। अब दूसरी बात है सैप्रोफाइटिक फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये क्या करने लगा, अब ये अब सैप्रोफाइटिक जो फंजाई है, सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये पता है आपको, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करने का काम करेगा। अच्छा, ये एपिडर्मोफाइटन में फिर PHYTON, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। अब देखिए आगे चले। एक फंजाई है जिसका नाम है, आपने बचपन से उसका नाम सुना होगा, यीस्ट का नाम सुना है सबने? यस मैम। यीस्ट का YEAST, है ना। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर फंजाई क्या है ये, यूनिसेलुलर फंजाई। अब यीस्ट जो है उसमें एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको स्पेलिंग में बोल देती हूँ, गलत नहीं लिखिएगा। दैट इज SACCHAROMYCES, Saccharomyces cerevisiae, BISIAE. Scientific names should be underlined separately according to binomial nomenclature. अब ये नहीं कि टाइम बचाने के लिए एक ही बार लाइन मार दिया, गलत हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है इसको। क्या खासियत है इसकी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्लास 12th में जब आप जाइएगा, क्लास 12th अलग नहीं है, 11th और 12th का सिलेबस जो है एक साथ मिला के एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने, तो अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। बच्चों का प्रेशर डिवाइड करने को क्या किया गया, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, 11th और 12th। जैसे अभी और प्रेशर डिवाइड कर रहा है, 12th का एग्ज़ाम भी दो बार में हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म हो रहा है, हाँ एक फर्स्ट टर्म हो रहा है और एक सेकेंड टर्म है ना। अब कुछ सालों बाद पता चलेगा क्लास ही अलग हो गई, 12th में भी दो क्लास, 12 पार्ट 1, 12 पार्ट 2 नहीं, कितना इतना प्रेशर डिवाइड करेंगे कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म ध्वस्त हो जाए।
भाई 2 साल बच्चा रिटेन ना कर सके तो कैसे डॉक्टर बनेगा वो? तभी तो आपसे दोनों सिलेबस पूछा जाता है। पता चला 5 दिन पढ़े, बस हम इतना ही याद रख सकते हैं, इतना ही एग्जाम ले लो हमारे से। ब्रेन में रिटेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतना। पता चला कि भूल गए, 1 दिन सर्जरी की, 5 दिन बाद भूल गए, फिर तो जो पेशेंट जाए डॉक्टर के पास वही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपके ब्रेन में रिटेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि कितने दिन तक किसी चीज़ को आप होल्ड करके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। तो क्यों बताया मैंने? क्लास 12th में आपके पास 10वां चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें इसका नाम 6 बार लिखा है, 6 टाइम्स। इसका मतलब है इतनी इम्पोर्टेंस हो, है ना। इसका मतलब है कि एक टुच्चे से ऑर्गेनिज्म को 6 बार लिखा जा रहा है। आपका नाम नहीं लिखा गया वहाँ पे एक वर्ड में, और इसका 6 बार लिखा जा रहा है, 6 टाइम्स। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो होता ये है कि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फर्मेंटेशन में। किसमें? फर्मेंटेशन। दूसरी बात, इसको हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बेकर्स। इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, और इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम लोग ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। मतलब जिस दिन इस पूरी दुनिया से ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी गायब हो जाएगा, उस दिन बेकरी इंडस्ट्री जो है ना, केक बनता है ना, पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड बना, मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमल्शन जो है बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पे इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है उसके फूलने के लिए, उसके राइज करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा केक बनाते वक्त क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा वो क्या कर सके, हाँ, कितना ज़्यादा वो फूले उतना आपके लिए अच्छा होता, उतना टेस्टी होता। आपने ऐसा बनाया वो मक्के वाली रोटी बन गई, फिर तो आप खाइएगा नहीं इसको, बोलिएगा था कि ये कैसा केक है, टूटी नहीं रहा है ना। तो ज़रूरी है वहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का होना। इसका यीस्ट का पाउडर भी बिकता है, ऑनलाइन देखा होगा आपने, है ना। तो इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द ब्रीवर्स यीस्ट? ब्रीवर्स यीस्ट भी किसको बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बोलते हैं। जिस दिन ये ना हुआ ना, विस्की, रम, बियर, XYZ जो भी आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, है ना, उन सब का बनना बंद हो जाएगा, उन सब का बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हेल्प कौन करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जिस दिन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नहीं मिला, आपके बुक में सिर्फ इतनी बात लिखी है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसका नाम यीस्ट है, जिसको हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। मैंने आपको उससे भी अच्छा, उससे ज़्यादा, उससे इंटरेस्टिंग बता दिया। याद हो गया? नाम याद कर लीजिए इसका। मुझे तो एग्जाम नहीं देना, नाम तो आप ही को याद करना पड़ेगा, है ना। अब ये सोच के चलेंगे हम सिर्फ MCQ ही मार्क करना सीखेंगे तो डॉक्टर बनिएगा, तो दवा तो लिखना पड़ेगा। वहाँ ये नहीं बोलिएगा ABC लिख दिया केमिस्ट समझ जाएगा, तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए साथ के साथ। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बिल्कुल सही सही स्पेलिंग जो है कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा बाकी, है ना। अब होता ये है कि आज तक हम लोग फंजाई को नेगेटिव रोल में देखते आए हैं। कैसे देखते आए हैं? विलेन की तरह हमेशा। बचपन से जब हम बैक्टीरिया फंजाई का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, अरे ये जरूर डिजीज कॉज करता होगा, कोई ना कोई डिजीज कॉज करने का काम करता होगा, या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कॉज करता होगा, यही चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक फंजाई है, ये क्या है? फंजाई, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है, पेज टर्न कीजिए NCERT में, इस पेज को भी टर्न कीजिए, इसको सबसे नीचे जाइए, मिल गया?
पेज नंबर 24 में आखिरी शब्द है ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ। कई बच्चे तो अभी किताब निकाल रहे हैं। पेज नंबर 24 पे आखिरी शब्द जो लिखा हुआ है दैट इज ट्राइकोडर्मा। क्या लिखा हुआ है? ट्राइकोडर्मा। मैंने क्यों दिखाया पता है आपको? नहीं तो मैं बताती हूँ, ताकि पहली चीज आप ये ना सोचे हमें आउट ऑफ सिलेबस बता के चली गई, हम क्यों पढ़े एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको शो कर दिया कि आप ही की बुक में लिखा है क्या, कहाँ है? यस, ये भी याद रहेगा आपको। पेज नंबर 24 पे सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा, है ना? मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको बुक में ये देखना है। अब देखने में पता नहीं इतनी आवाज क्यों आ रही है, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही तब से। कौन किसको क्या बता रहा है भगवान जाने, मैंने तो उनको बताया नहीं कुछ। किस ने कौन सी एक्सप्लेनेशन दी थी मैं वही देख रही तब से। कोई मुझे भी बता दे कुछ एक्स्ट्रा उसमें एक्सप्लेनेशन दिख रहा है तो बता दीजिए। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, श्योर हो गए? अब मैं बताऊं, अगर कोई ऐसा पेशेंट हो, अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि जिसकी सर्जरी होनी है, मतलब कि उस पेशेंट के अंदर ट्राइकोडर्मा है, कुछ होना चाहिए था बोर्ड पे, इसलिए मैंने निकाल दिया कि मैं बोल किसके बारे में रही हूँ। अब सुन लीजिए, क्या है ये? ट्राइकोडर्मा है। क्या है? ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा जो है Trichoderma is used in preparation of immunosuppressive drugs। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ, सुनिए। क्या लिखा मैंने? इम्यूनोसप्रेसिव। आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल है। क्या है? टी हेल्पर सेल। एंटीबॉडी जानते हैं? जो नहीं जानता था उसको कोरोना ने सिखा दिया, है ना? कोरोना के एडवर्टीजमेंट ने, ऐड ने एंटीबॉडी बढ़ाइए तो ये कीजिए, फला कीजिए, ढिमका कीजिए, सब बताया। अभी डेंगू का डेथ रेट उससे ज़्यादा है, उसके सिम्टम्स पूछो कोई बच्चा नहीं बताएगा, कोरोना का सब बताएगा, क्योंकि उसी की मार्केटिंग हुई है। आगे सुनिए, अगर एक पेशेंट ऐसा है, बहुत ज़्यादा आप लोग दिमाग खराब करती है लास्ट टेस्ट में जो गर्ल्स हैं, मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं करती, तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मुझे किसी बच्चे का नाम नहीं पता, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नहीं बोलने का ये मतलब नहीं कि सर पे चढ़ के डांस किए जा रहे हैं। मुझे किसी, आप अगर मेरे से खुन्नस पाल के बैठे हुए हैं, लगातार आप बोले जा रहे हैं क्लास में, गलती आपकी। मैं किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बहुत सारे बच्चे बैठ के शांति सुन रहा है। जिसको पढ़ना है वो सुन रहा, नहीं सुनना भी बाहर बैठ जाइए, बाहर भी बैठने की जगह है, मेरी क्लास में डिस्टर्ब कीजिए। मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ या फिर मैं यही देखूँ कौन सा बच्चा बातें कर रहा है? छोटी क्लास के, प्राइमरी के बच्चे हैं क्या? मतलब एक लाइन फिर बोलो, फिर देखो कौन सा बच्चा बोल रहा है, फिर देखो कौन सा बच्चा बोल रहा है। डिसिप्लिन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन सीखने आते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती क्या? चलती नहीं चलती? क्यों बैठे ऑफलाइन में? ऑफलाइन क्लास में क्यों आए हैं? क्यों भेजा गार्जियन ने कि भाई ऑफलाइन में जाएगा तो थोड़ा सा सीखेगा बाहर चल क्या रहा है, डिसिप्लिन में बैठना सीखेगा? होता है बच्चे को, छोटे बच्चे को बच्चे से लेके कमरे में बंद करके रख दीजिए। बहुत सारे
उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं बहुत सारे। तो आपको बिहेवियर सीखने के लिए भेजा गया तो आप और उल्टा करते चले जा रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका फिर? क्लास में बैठे हैं, डिसिप्लिन में बैठिए। आगे देखिए, मैं एक लाइन जैसे एक पेशेंट मैंने ऐसे बोला बस ये फिर बीच से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती। फिर मैंने क्या आप टीचर पढ़ाए ऐसे ही? क्या पढ़ा? आप ही बोल दीजिए, मेरी जगह पे आप अपने आप को रख लीजिए, पढ़ाइएगा? पढ़ाइएगा? यस और नो? आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। आप जो दूसरे को जैसा ट्रीट कर रहे हैं ना, अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूँ और सारे पीछे से कचर कचर बोले जा रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे, बाहर चले जाएंगे आप। तौहीन फील होती है ऐसे में। तो बच्चा रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा तो पता नहीं सामने क्यों बैठा है। मैं अगर कुछ ऐसा बता रही जो आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है तो बता दीजिए मुझे। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये कोई ऐसा पेशेंट है, ये क्या है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसके हार्ट की सर्जरी होनी है, सर्जरी भी ऐसी वैसी नहीं, हार्ट खत्म है इसका, मतलब ये जो है इसको, इस बंदे का मतलब अगर मैं इसको ए लिख दूं और अगर मैं इसको बी लिख दूं तो ए पर्सन को बी पर्सन का जो हार्ट है ना वो लगना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Organ transplantation. ठीक है। तो हार्ट बी को किसका बी से किस में जाना है? ए में जाना है। ए जो पेशेंट है उसका हार्ट कंप्लीटली डैमेज है। डॉक्टर ने बोल दिया चाहे तो आप इंतजाम कीजिए चाहे ऊपर जाइए, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। क्लिनिकल डेथ के बाद आपने देखा होगा, ऐसे भी अगर आप वीडियो सर्च करके देखेंगे ना तो आपने नोटिस करा होगा कि जैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन लेके कोई जा रहा होता है तो पब्लिक भी उसमें कमेंट करती है भाई इसको दे दो ना एक एरोप्लेन ले जाने के लिए। आप पॉलिटिशियंस को एरोप्लेन से भेज रहे हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी, उसको वो बेचारे भाग रहे हैं, मेट्रो से भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। जैसे एक दिल्ली से पता नहीं कहाँ तो जयपुर की कहाँ भेजा गया था, तो अब बेचारे लगे पड़े भागे जा रहे। उसका कुछ टाइम लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर उसको इम्प्लांट करना है, आपको ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। तो अब अगर ये जो पेशेंट है इसको आपने, इसका हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है, लेकिन सर्जरी के टाइम और सर्जरी के बाद जब तक वो पेशेंट जिंदा रहना चाहता है, अगर आपने उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग नहीं दिया तो इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जिस दिन इस दुनिया में ये ट्राइकोडर्मा बंद हो गया ना, फंजाई है, उस दिन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बंद हो जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। रीज़न क्या है, चाहे ये पेशेंट हो, चाहे कोई सा भी, चाहे आपकी बॉडी हो, आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है। ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, दो ही तरह के लिम्फोसाइट ही होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी। बी लिम्फोसाइट वही है जो एंटीबॉडी बनाता है, बी लिम्फोसाइट वही है जो एंटीबॉडी बनाता है। टी लिम्फोसाइट का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉन सेल्फ थिंग्स ऑफ योर बॉडी? ये सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, कौन सी चीज़ मेरी है और कौन सी चीज़ मेरी नहीं है, मतलब ओनली डिमार्केशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसको आप कितना भी बता दीजिए कि तुम्हारे भले के लिए ये हार्ट बॉडी में लगाया जा रहा, नहीं मानेगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। क्या करेगा उसको? करेगा ही करेगा, 2000% गारंटी इस चीज़ की। आप जब कमरे की, अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, सफाई चल रही होगी आपके घरों में या जहाँ पे भी रहते, पेंट पुचारा सफाई सब चल रहा होगा, ठीक है। तो सफाई का काम जो चल रहा होगा तो आपने देखा होगा जैसी डस्ट ज़्यादा होता है तो आपको छींके आनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे तो कोई माइक्रोब, चाहे कोई डस्ट पार्टिकल, चाहे कोई सी भी XYZ चीज़ आपके नेजल पैसेज में जैसे जाता है, ये टी लिम्फोसाइट जंप करता है, बोलता है ये मेरा नहीं है। तो मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस पार्टिकल को बाहर कर दिया जाता है, स्नीजिंग के थ्रू, छींक के थ्रू क्या किया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है।
बट लगातार आप धूल फाके जा रहे हैं, फिर क्या होगा भाई? इसकी भी लिमिट है टी लिम्फोसाइट की। फिर आपने देखा होगा आंखों से पानी आने लगेगा, बहुत ज़्यादा छींकने लगिएगा, है ना, फेस रेड हो जाएगा, भागते हुए जाएंगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे भाई हमें सेट्रिजिन दे दीजिए, नहीं तो एविल जो भी है, जो भी वैसे ड्रग्स है वो दे दीजिए, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? टी लिम्फो। तो जब इससे एक डस्ट पार्टिकल नहीं बर्दाश्त हो रहा तो आप उसको उतना बड़ा हार्ट दे दीजिएगा, बर्दाश्त करेगा? ये नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसको जिंदगी भर बर्दाश्त करने के लिए और टी लिम्फोसाइट को दबाने के लिए, सप्रेस मतलब होता है दबाना, सप्रेस मतलब क्या होता है? टी लिम्फोसाइट को ताउम्र और पूरी जिंदगी दबाने के लिए क्या दिया जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो बनता किससे है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे बनता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा? और ये सारी एक्सप्लेनेशन हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? फंजाई के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? फंजाई के लिए। तो जिसको बचपन से आज तक आप नेगेटिव रोल में देख रहे थे, विलेन के रोल में देख रहे थे, अब क्या है, बहुत बड़े बड़े हीरो के रोल में आपको दिख रहा है कि मैं ही मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपने इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया है तो फिर बाहर से इन्फेक्शन आया तो क्या होगा इस पेशेंट का? तो वही रीज़न है कि उसका लाइफ स्पैन घट जाता है। मतलब अगर उसको 60 साल जीना है तो 40, 50, 55 जितना भी जिए, उसको बच के रहना पड़ता है। उसको डॉक्टर बार बार ये सलाह देते हैं, कहते हैं कि आपको बाहर से इन्फेक्शन वाली चीज़ों से, हर चीज़ से क्या करना है? आपको अपने आप को बचा के सेफ करके रखना है। रीज़न क्या है? आपके पास है ही नहीं, मैकेनिज्म ख़त्म है। आपके पास जो मैकेनिज्म था बाहर की चीज़ों को रिजेक्ट करने के लिए, ध्वस्त हो चुका है। आपकी मर्जी है कितने दिन जिंदा रहना है आपको, और चाहे तो ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, नहीं खाइएगा तब भी ऊपर जाइएगा, और अगर खा रहे हैं तो इन्फेक्शन से बच के रहिए। बाहर का जूस तक मना होता है उनको। जैसे होता है ना कि शीशे का ग्लास है, दे रहे होते हैं जूस दुकान वाले, तो उससे तो बहुत सारे पी रहे होते हैं ना, हो सकता है उसी से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जाके गोलगप्पा खा रहा है 1 महीने तक तो जाएगा ही ऊपर, उससे भी इन्फेक्शन चला गया उसको, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कुल मिला के कि टी लिम्फोसाइट जो है उसका एक्टिव नहीं है। अब आप उसको दबा के रख रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन किसके रिगार्डिंग थी? फंजाई के रिगार्डिंग। और ये आपने सीखा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में। आगे दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंजाई में, कुछ फंजाई एक स्पेशल रिलेशनशिप शो करने का काम करते हैं कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, जिसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस और mutualism is a kind of relationship between two organisms in which both organisms are equally benefited from each other। समझा दूं क्या है ये? हाँ लिख लीजिए।
देखिए सिम्बायोसिस को ऐसे डिनोट किया जाता है, प्लस प्लस रिलेशनशिप। देखिए ये टॉपिक जो है अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें फंजाई का जिक्र तो मैंने किया नहीं कहीं पे। बस मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगी, जॉब आपको मिली 20,000 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है। आपकी जॉब लगी बेंगलोर में कि या किसी ऐसी कॉस्टली सिटी में, मुंबई चलेगा, दिल्ली चलेगा, आप क्या कीजिएगा? 20,000 रुपये मंथली की सैलरी मिली, फ्लैट खरीदने जाइएगा? खाइएगा क्या? फिर पहली बात तो कोई देगा ही नहीं, ठीक है। तो आपकी अगर वैसी जॉब लगी है तो आप क्या कीजिएगा? रेंट पे मकान ढूंढिएगा। आपने 10,000 मंथली रेंट का कुछ ढूंढ लिया रहने के लिए, फिर बाकी का जो 10,000 आपने बोला चलो ठीक है, खाने पीने XYZ जो बाकी कॉस्ट है वो हम इसमें से कर लेंगे। अब आपने जब रेंट पे मकान ले लिया, आपको पता चला अच्छा आपका जो ओनर है ना, लैंडलॉर्ड जो है आपका, तो बेरोजगार है, उस बेचारे की इनकम वही है जो आप उसको दे रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा हो रहा है। उस मकान मालिक को आपसे हो रहा है, आप उसको 10,000 रुपये मंथली इनकम दे रहे हैं और उसने आपको रहने की जगह दी। अगर आप ऐसा सोचे यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी चलाना स्टार्ट करें उसके ऊपर, तो वो आपको बोलेगा दफा हो जाए यहाँ से, है ना, मुझे बहुत मिल जाएंगे, तब भी दिक्कत है आपको। फिर वो सोचे पता नहीं चला जाए मुझे दूसरा नहीं मिले, तो दोनों एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा उठा रहे हैं वहाँ पर। दैट इज म्यूचुअलिज्म। क्या है वो? कई बार बिजनेस में बातें करते हुए, पढ़ाई करते वक्त आपने म्यूचुअलिज्म, आजकल तो मार्केट में या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में क्या करते हैं, इस टर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हेलो, हाँ नहीं क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म जो है ये दो तरीके से फंजाई शो करते हैं, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जो है पहला आपने टर्म सुना होगा यहाँ पे लाइकेन, और दूसरा टर्म है यहाँ पे माइको राइजा। दूसरा टर्म क्या है? माइकोराइजा। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों से आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है लाइकेन किसका एसोसिएशन है, ठीक है। तो लाइकेन जो है यहाँ पे ये एसोसिएशन है एल्गी प्लस फंजाई का, एल्गी प्लस फंजाई का। और माइकोराइजा जो एसोसिएशन है ये है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई का, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई का, ठीक है।
हम किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बेनिफिट नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल बेनिफिट निकालने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, पैरासिटिक फंड बोले तो पैसा दीजिएगा उसको, नहीं दीजिएगा। नाम भी सोच के रखा है तो म्यूचुअल फंड रखा है कि जितना मुझे फायदा होगा उतना ही तुमको, लॉस होगा तो तुमको मिलेगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में नीचे लिखा भी रहता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होता भी है। म्यूचुअलिज्म है, अब अगर आप साथ में मिलकर बिजनेस खोल रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, लॉस होगा तो दोनों का होगा और अगर फायदा हुआ तो दोनों का होगा, है ना। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, यहाँ पे गारंटी है इस चीज़ की कि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फायदा देते हैं। एल्गी और फंजाई जब एक साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, वैसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइकेन। और अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंजाई एसोसिएटेड होके रहे तो, अब आप बोलेंगे सो तो ठीक है, याद तो कर दिया हमने, बट कैसे कैसे ये समझ नहीं आ रहा हमें। क्वेश्चन ये भी बनता है ना, कैसे, हाउ। तो एल्गी के साथ जब एल्गी है और एल्गी के चारों तरफ अगर फंजाई है, क्या है, फंजाई है, तो एल्गी जो है ये फंजाई को न्यूट्रिशन देने का काम करता है और फंजाई एल्गी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एल्गी फंजाई को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सबको पता है फंजाई ऑटोट्रॉफिक होता है और फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी बता तो रही हूँ, बट आगे चैप्टर एंड के टाइम में भी है। इसमें से जो एल्गी की यूनिट है, इसमें से जो एल्गी की यूनिट है, बीच वाले एल्गी को हम लोग टर्म देते हैं PHYCOBIONT, फाइकोबाइंट। क्या टर्म देते हैं, और बाहर वाले फंजाई की यूनिट को हम लोग नाम देते हैं माइकोबायंट, MYCOBIONT, फाइकोबायंट और माइकोबायंट। फंजाई वाली यूनिट को क्या नाम देते हैं हम लोग, माइकोबायंट। आगे देखिए, इधर मैंने लिखा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंजाई एसोसिएटेड। एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट के क्या होते हैं, इस फंजाई ने पता लगा लिया, अच्छा यहीं से सारी चीजें प्लांट को, ट्री को ट्रांसपोर्ट होती हैं। सबको पता है कि प्लांट के रूट्स के पास मॉइस्चर होता है, होता नहीं होता है, होता है ना, पानी भेजने का काम करता है, होगा ही मॉइस्चर उसके पास। इसके साथ ये फंजाई जो है ये अपना एसोसिएशन शो करता है। फंजाई जो है ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कलर ही चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं।
रिलेटेड होता है। फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट से क्या करता है, नरिशमेंट लेता है और प्लांट्स को इमरजेंसी कंडीशन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। पानी नहीं मिल रहा प्लांट को बहुत दिनों तक, तो ये क्या कर रहा है इमरजेंसी, क्योंकि फंजाई जहाँ भी होगा आपने नोटिस किया होगा ये स्टिकी जगहों पे ग्रो करता है, मतलब जहाँ ये ग्रो कर रहा है वहाँ पे मॉइस्ट स्टिकी सा लेयर बन जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में इससे पानी लेने का काम करते हैं, किससे, फंजाई से। दूसरा काम, जैसे नेटवर्किंग होती है ना, नेटवर्किंग, तो ये एक रूट से दूसरे रूट से तीसरे रूट तक ये क्या करते हैं, नेटवर्किंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये, नेटवर्किंग करने का काम करते हैं। मैं शो कर देती हूँ आपको। माइकोराइजा जो है अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपको नीचे फंगल एसोसिएशन, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा बट समझाने की मेरे समझाने के लिए सफिशिएंट है। अगर ये रूट्स है, क्या है, रूट्स है, फंजाई के बारे में बोला जाता है ये जितना जमीन के ऊपर दिखता है ना, मशरूम जैसे आप देखते हैं, तो जमीन के ऊपर तो इतना ही दिख रहा है, इससे कई गुना ज्यादा ये जमीन के अंदर होता है और प्लस एसोसिएटेड भी हो गया इसके साथ कुछ फंजाई। अब मान लीजिए इस छोटे वाले पौधे को किसी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी स्पेशल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये बोलेगा इसको भाई ऐसा है मुझे ना एक एलिमेंट की कमी हो गई है, तो ये फंगस क्या करता है, इससे लेके और इसको दे देगा, ये अंदर अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट में या मिनरल एक्सचेंज में हेल्प करता है। बहुत कम बताया जाता है इस बात को। फंगस जो है ये अंदर ही अंदर, और एक ये फंगल जो कनेक्शन है ना, जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा डाउन टू अर्थ, मतलब ज़मीन के भी अंदर ग्राउंड में, जब आप ग्राउंड लेवल में जाके देखना स्टार्ट कीजिएगा कई फीट तक ये चलता चला जाता है और मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। दो पौधों के बीच में क्या करता है ये, मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। किसका काम करता है ये, मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। कौन, कैसा फंजाई, माइकोराइजल फंजाई। कैसा फंजाई, माइकोराइजा। जो फंजाई शो करता है वही मिनरल न्यूट्रिशन का भी काम क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है और साथ के साथ एक्सचेंज करने का भी, आप अपने से नहीं दे रहा, खुद से नहीं दे रहा, ये आजू बाजू करेगा बस। अब ऐसा ना यही बना के देने लगे, ऐसा लिख दीजिए एग्जाम में, नहीं, एक से लेके दूसरे को पहुंचा देगा, बस एक्सचेंज करने का काम करेगा। क्या करता है ये, एक्सचेंज करने का काम करता है। कई बार आपने देखा ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है तो ईंट जो है ब्रिक्स कैसे भेजते हैं, एक ने दूसरे को दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर बहुत दूर तक जा। अब तो लिफ्ट सिस्टम जगह जगह पे पहले ही लगा देते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, फिर भी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बीच में 8 लोग खड़ी कर दिए। अब एक ही बंदा लेके वहाँ तक जाए तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करने में एनर्जी भी कम लगती है लोगों को, तो ये भी क्या करता है, खुद नहीं दे रहा वहाँ पे, बल्कि ये एक से लेके दूसरे को भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फंजाई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मोर देन एनफ दिया है आपको, और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आएंगी आपके सामने। नेक्स्ट डे आपको सिर्फ एक होमवर्क ये है, सबसे बड़ा टास्क, ये नोट कर लिया सबने, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप फंजाई के ये 4 क्लासेस का नाम याद कर लीजिए, आपकी किताब में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। पहला है, देखिए किताब में आपके लिखा हुआ है फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, तो नाम याद होना चाहिए बस आपको इनका, बाकी किसमें क्या लिखना है वो सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर आप मास्टर हो जाएंगे।
सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए, वो तो मैं नहीं याद कर सकती आपके बदले। 4 जो ये नेम्स हैं इन कैटेगरीज का बस आपको याद करना है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, सारी एक्सप्लेनेशन इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।